हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट में। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड इक्विवेलेंट मास। यानी कि पिछले वीडियो में हमने क्या देख लिया था, भरपूर लेक्चर देख लिया था, बहुत शिद्दत से समझ लिया था भैया ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। और अगर मैं मोल को अनमोल कहता था, अगर मैं कहता था ना कि मोल बड़ा अनमोल टॉपिक है, तो भैया ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास का जो कंसेप्ट है वो अनमोल रतन टॉपिक है। वो अनमोल नहीं है, वो अनमोल रतन है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट ना बड़ा खास है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत आसान कंसेप्ट कर देता है। कंसेप्ट वीडियो में हमने भरपूर बात करी थी और हमने ये कहा था कि ग्राम इक्विवेलेंट से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन का स्टीशियोमेट्री बड़ी आसानी से निकलता है। क्योंकि रिएक्शन में अगर हम देखें, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, फलाना रिएक्टेंट फलाने रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो कई बार होता है कि भैया इसका इतना मास इसके इतने मास के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, इसके इतने मोल्स इसके इतने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ये इतने इतने में हमें सारे निकालने पड़ते थे कि इसके कितने मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, या इसका कितना मास इसके कितने मास के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये सारी टेंशन, ये सारी परेशानी ग्राम इक्विवेलेंट में खत्म हो गई। क्यों भाई? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं है कि इसका इतना तो इसका इतना रिएक्ट करेगा। नहीं, अगर रिएक्शन हो रही है और उसमें दो रिएक्टेंट है या 200 रिएक्टेंट भी क्यों ना हो, उनके आपस में ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम होंगे। चर्चा पूरी कर लिए? मतलब भरपूर बात यह करिए कि अगर ए और बी रिएक्ट करके सी और डी दे रहा है तो ए का ग्राम इक्विवेलेंट बी के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। और इस पर बिल्कुल परेशानी, कोई समस्या नहीं है कि इनके मास भले अलग हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोल्स अलग हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो सेम होगा। ए का ग्राम इक्विवेलेंट जितना इस्तेमाल हुआ है, जितनी खपत हुई है, उतने ही बी के ग्राम इक्विवेलेंट की खपत होगी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी। अब उन्हीं थ्योरी को जो हमने समझा है, उन्हीं के हम यहां पर एप्लीकेशन को लगाने वाले, मतलब उसी थ्योरी को अप्लाई करने वाले हम लोग अपने डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। कोई पूछे डीपीपी का है तो भैया पिछले वीडियो पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक मिलेगा, ड्राइव से डाउनलोड कर लो, या magnetbase.com पे आईआईटी जेईई के सेक्शन पे आप जाओगे, आपको सारी डीपीपीज वहां मिलेगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां से आप डीपीपी डाउनलोड कर सकते हो। और सिर्फ डीपीपी नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वहां पर आपको मिलेंगे, कंटेंट भी पूरा आपको वहां पर मिलेगा, इवन टेस्ट सीरीज भी आपको magnetbase.com की मिलेगी। ये सभी कुछ मिलता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री चीजें मिलती है। तो भैया देर किस बात की है, जाएं इसको एक्सेस करें और फायदा उठाएं इन सब चीजों का। और इसके अलावा धमाकेदार सेशंस होंगे, लाइव सेशंस होंगे जहां आप डाउट पूछ सकते हो, वन शॉट सीरीज लेकर आएंगे, एक मिनट में एक प्रॉब्लम सीरीज लेकर आएंगे, पूरा रिवीजन हम वन शॉट में कराएंगे। ये सब कुछ मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट बिल्कुल ना करें, इंतजार किसी चीज का ना करें, जल्दी से जाए सब्सक्राइब का बटन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप डीपीपी सबने डाउनलोड कर ली होगी भाई। तो सबसे पहला काम है आपको डीपीपी डाउनलोड करनी है, और उसका अगर प्रिंट आउट निकाल लो तो बहुत बेहतर है। मतलब वो डीपीपी अपने सामने रखोगे तो और मजा आएगा और बेहतर चीज रहेगी, क्योंकि डीपीपी सामने रहेगी तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ ये सारी चीजें तुम्हें सामने क्वेश्चन है और वो लिख सकते हो। सॉफ्ट कॉपी में भी रखना है तो सॉफ्ट कॉपी में आप रख लो, आप मोबाइल में या कंप्यूटर पे उसको ओपन कर लो और दूसरे उससे अपन एक सोल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, चलो। सो पहला क्वेश्चन है, देख लें भैया, जेईई में आया था 2008 में, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझेंगे, एन अननोन एलिमेंट। अच्छा, ये जहां कहानी आ जाती है ना भाई अननोन एलिमेंट वाली, तो यहां पर थोड़ी समस्या यह आती है कि एलिमेंट अगर नोन हो जाता तो चीजें आसान हो जाती, क्योंकि नोन एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास बड़ी आसानी से निकलता है, जो निकलता है मोलार मास अपॉन एन फैक्टर करके, और ग्राम इक्विवेलेंट बड़े आसानी से निकलते जो निकलते गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करके। लेकिन अब दिक्कत क्या है, अननोन एलिमेंट है, तो अपने को वो
ऑक्सीजन से जितना मास रिप्लेस करेगा या हाइड्रोजन के जितने मास 1 पार्ट हाइड्रोजन के मास से जो रिप्लेस होगा, वो वाला कंसेप्ट वहां पर लगाना पड़ेगा। तो लगा लेंगे, कोई बात नहीं है। बट क्या ना, एक अननोन एलिमेंट है जो एक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड। What will be the equivalent mass of the element if the oxygen contained is 20% by mass? आपसे इस अननोन एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास पूछ लिया कि what will be the equivalent mass of the element if the oxygen contained is 20% by mass इस ऑक्साइड में। तो देखो, मान लेते हैं let the sample of मेटल ऑक्साइड, यानी कि जो भी मेटल ऑक्साइड है, हमें बताया नहीं गया है कोई कौन सा है। अच्छा, हमें यह भी नहीं पता वो मेटल है कि नहीं, तो भैया मेटल नहीं बोल सकते, फिर अपन बोलेंगे उसको एलिमेंट। सो लेट द सैंपल ऑफ एलिमेंट ऑक्साइड, एलिमेंट ऑक्साइड तो अपन इसको ई बोल देते हैं, उससे बेहतर एलिमेंट ऑक्साइड है तो अपन उसको ई बोल देते। तो लेट दी सैंपल ऑफ ई ऑक्साइड बी 100 ग्राम्स। हमने सैंपल पहले ही मान लिया कितना है, 100 ग्राम्स है। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 20%। तो अगर सैंपल 100 ग्राम का है तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? सो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 20%। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया भाई? 20%। और मास ऑफ एलिमेंट कितना आ गया? एलिमेंट का जो मास है वो कितना आ गया? मास ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ एलिमेंट फिर 80% आएगा। तो 80% हमको लिखना है, परसेंटेज में नहीं लिखना है, मतलब ग्राम में लिखना है। तो इट विल बी 20 ग्राम और नीचे वाला 80 ग्राम। तो ये हो गया 80 ग्राम, ये हो गया हमारा 20 ग्राम। ठीक है। अब अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला लपका हुआ है अपन ने बहुत सिंपल फॉर्मूला लपका हुआ है थ्योरी से, बल्कि स्टार्टिंग की थ्योरी में ये दिया हुआ था क्या, दैट इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, जितना उस सैंपल में एलिमेंट का मास है वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जितना ऑक्सीजन का मास है वो इनटू 8, क्योंकि 1/8 पार्ट होता है ना उसका, तो 1/8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो 1/8 आता तो वो इनटू में 8 चला जाता। ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू, कितना हुआ है मास ऑफ एलिमेंट, कितना दिया क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब हमने 100 ग्राम मान लिया है, तो एलिमेंट का मास कितना हो गया? 80 ग्राम। So this will be 80 divided by mass of oxygen। ऑक्सीजन का कितना मास है? अगर सैंपल है 100 ग्राम तो 20% बाय मास ऑक्सीजन था, तो 80/20 इंटू 8 0 से 0 कैंसिल, 8 8 64, 64/2 is 32 grams per equivalents। This is equivalent mass, or 32 grams we can call it simple, 32 grams। तो 32 grams will be the answer according to the option B। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 32 ग्राम इसका बिल्कुल आंसर होगा। संपट पड़ा क्वेश्चन कैसे करना है। अगर अननोन एलिमेंट है तो बेसिक थ्योरी पर चले जाओ, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, जिसमें एलिमेंट का मास रखना है अपॉन ऑक्सीजन का मास रखना है, इंटू 8 कर देना है। तुम इवन हाइड्रोजन के मास से भी निकाल सकते थे, फिर अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन करते, इंटू 1 करते, लेकिन हाइड्रोजन का तब करते जब हाइड्रोजन का कंपाउंड होता। यहां तो कंपाउंड किसका है? ऑक्सीजन का है। ऐसे आप क्लोरीन के मास से भी डिवाइड कर सकते थे, इंटू 35.5 करना होता, लेकिन तब जब वो क्लोराइड के फॉर्म में हो। तो यहां क्वेश्चन में तो उन्होंने क्या बोल दिया कि एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन के हिसाब से हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे और ये इक्विवेलेंट मास आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 32 grams। So the correct answer is 32 grams। This will be the equivalent mass। तो ये equivalent mass आएगा 32 grams। कंसेप्ट क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों ने भी डीपीपी जब सॉल्व की होगी तो बन गया होगा।
और काउंट ऑन मी, पहले आपको डीपीपी सॉल्व खुद से करनी है। ये नहीं कि डाउनलोड करी और फिर अपन ने वीडियो देखना चालू कर दी और कर रहे। तो भैया मुझे डीपीपी नहीं करनी, डीपीपी आपको सॉल्व करनी है। तो आपको तो बहुत शिद्दत से इस डीपीपी को पहले सॉल्व करना है, बकायदा घंटे 2 घंटे 4 घंटे देने डीपीपी पे। और 10 क्वेश्चन की कोई बहुत बड़ी डीपीपी नहीं है ये वाली। फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता या कोई भी डाउट आता है, आप बिल्कुल इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन है एंड दिस इज हाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? लल्लू क्वेश्चन था भाई, अगले क्वेश्चन पर लपकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी लल्लू ही है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अपने लिए लल्लू है। पीएमटी केरला का 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझेंगे। अ मेटल एम ऑफ इक्विवेलेंट मास ई। अच्छा, इस बार मेटल एम बोल दिया गया है, मतलब पिछली बार तो एलिमेंट बोला था, लेकिन इस बार कम से कम ये तो बताया कि मेटल है एम, लेकिन अभी भी ये नहीं बताया कौन सा मेटल है, नहीं तो काम आसान हो जाता। इक्विवेलेंट मास उसका बोल दिया ई है, तो अपन को आंसर ई के फॉर्म पे ही निकालना है। आप देखोगे ऑप्शंस ई के फॉर्म में ही, तो मतलब इक्विवेलेंट मास अपन ई मान सकते हैं। फॉर्म्स एन ऑक्साइड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MxOy। अच्छा, ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला है MxOy। द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज गिवन बाय द करेक्ट इक्वेशन। हमें मेटल का एटॉमिक मास निकालना है कि एटॉमिक मास क्या होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट द एटॉमिक मास बी ए। ठीक है, एक्स नहीं ले सकता क्योंकि एक्स यहां पर mx में ले लिया है। सो लेट द एटॉमिक मास ऑफ किसका? लेट द एटॉमिक मास ऑफ मेटल बी ए। स्मॉल ए उसका एटॉमिक मास है। लेट द एटॉमिक मास ऑफ मेटल बी ए, तो स्मॉल ए उसका एटॉमिक मास है। नाउ अगर एटॉमिक मास मेटल का ए है तो मॉलिक्यूलर मास MxOy का कितना हो जाएगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो निकालना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ MxOy कितना हो जाएगा? ए इसका एटम है और इसके एक्स एटम लगे, मेटल का एटॉमिक मास ए है, उसके एक्स एटम लगे, तो A इंटू एक्स, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास Y है, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और उसके Y एटम्स लगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, उसके Y एटम्स लगे, तो प्लस 16 इंटू Y। तो दिस इज इक्वल टू AX प्लस 16Y। AX प्लस 16Y, ये MxOy का क्या है? एट मॉलिक्यूलर मास है। तो MxOy का ये मॉलिक्यूलर मास है। तो दिस इज AX प्लस 16Y। ये एक चीज हो गई। नाउ इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे मेटल का इक्विवेलेंट मास निकालना है, मेटल का इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या है? इट इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। उसके अंदर कितना ऑक्सीजन का मास है? मल्टीप्लाइड बाय 8। ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का ही मास लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो पहले क्वेश्चन में भी लगा था। अब मास कितना मान लो? उतना ही जितना एटॉमिक मास है। ऐसा हो सकता है ना कि जितना एटॉमिक मास है उतना ही मास ले लिया। मोल्स के टर्म में ऐसा होता है तो मोल्स 1 हो जाते, याद करो, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो मोल्स 1 हो जाते थे। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आपने उतना ही मास ले लिया हो जितना है। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि E के बराबर है, तो ये E इक्वल टू आ गया, तो ये E इक्वल टू आ गया। मास ऑफ मेटल कितना है? मास ऑफ मेटल, मेटल का मास कितना है? AX। मेटल का मास कितना है? AX।
मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16y, 16y ऑक्सीजन का मास है इंटू 8 क्या हो गया यहां पर 16 और 8 कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, तो दिस इंप्लाइज E इक्वल टू AX अपॉन 2y। हमें एटॉमिक मास ऑफ A निकालना है इक्वेशन के फॉर्म में, तो A का एक्सप्रेशन यहां निकाल लेते हैं। सो A को यहीं छोड़ते हैं, बाकी सब वहां ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा E इंटू 2y अपॉन x। तो A की वैल्यू हो गई E इंटू 2y अपॉन x। अब E इंटू 2y अपॉन x, E इंटू 2 मतलब 2E y अपॉन x, तो A ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया इस हिसाब से, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2E इंटू y बाय x, तो 2EY बाय x हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये 2EY बाय x हमारा फाइनल आंसर हो गया एंड ये इस हिसाब से हमारा A आंसर आ गया। तो करना कुछ नहीं था, सारी चीजें अज्यूम कर लेनी थी। तो हमने अज्यूम सबसे पहले कर लिया कि जो एटॉमिक मास है वो मान लेते हैं A है। अब एटॉमिक मास A है और उतना ही हम मान लेते हैं कि उतना ही मास हमने मेटल का लिया है, तो टोटल मास मेटल का हो गया AX क्योंकि उसके A एटम थे, अपॉन क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है और हमें पता है कि उसके Y एटम्स थे MXOY में, तो 16 इंटू Y ऑक्सीजन का मास हो गया, तो AX मेटल का मास अपॉन 16Y ऑक्सीजन का मास इंटू 8 इक्वल टू E, क्योंकि ये सब इक्विवेलेंट मास के बराबर था। तो फिर हमने A की वैल्यू निकाल ली, A की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ E, जो आई 2EY बाय x। तो 2EY बाय x ये हमारा फॉर्मूला है जो हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं था, कंसेप्ट को लेकर फॉर्मूला सेम यूज हुआ है, दोनों में ऑक्साइड्स थे और दोनों में इक्विवेलेंट मास इसी फॉर्मूले से हमने निकाला है। बस एक में इक्विवेलेंट मास निकालकर बताना था, एक में एटॉमिक मास बताना था इक्विवेलेंट मास के टर्म्स में, ई के टर्म्स में। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, पीईटी केरला में आया हुआ है, 2008 का क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M इज 53। आपको एक एलिमेंट दे दिया है M जिसका परसेंटेज 53 है उसके ऑक्साइड में, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि पूरा एलिमेंट ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, लेट द सैंपल ऑफ एलिमेंट ऑक्साइड M ऑक्साइड B 100 ग्राम। मान लो पूरा सैंपल कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है। तो सब समझ लो 100 ग्राम का है, तो उसमें मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, मास ऑफ M, क्योंकि 53% दिया हुआ है ना मास, तो मास ऑफ M कितना हो जाएगा, एलिमेंट का मास 53 ग्राम हो जाएगा। और मास ऑफ ऑक्सीजन बहुत ऑब्वियस है क्योंकि मेटल और मतलब एलिमेंट और ऑक्सीजन ही है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन भी क्लियर हो गया, 47 ग्राम हो जाएगा। तो 47 ग्राम हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है ऑक्साइड का M2O3, बहुत बढ़िया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O3 दिया हुआ है, ये भी लिख लेते हैं। सो वी हैव दिस एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका दिया हुआ है कितना, M2O3। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है M2O3। What will be its atomic mass? आपको इसका एटॉमिक मास बताना है, यानी कि इस मेटल का एटॉमिक मास बताना है। एटॉमिक मास को निकालने के लिए हम सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालते हैं अगेन, क्योंकि हमें पता है इक्विवेलेंट मास जो होता है वो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। तो एटॉमिक मास कैसे आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी फैक्टर करके। तो अपन एटॉमिक मास निकालने से पहले इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। अब जल्दी बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या आएगा, वही जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू, किसका निकालना है, मेटल का M का, विल बी इक्वल टू मास ऑफ मेटल, मतलब मास ऑफ एलिमेंट बोलना चाहिए, वो एलिमेंट M बोला है इसलिए बार बार मेटल निकल रहा है, बट भैया वो है
एलिमेंट, ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंट, और अपन मान लेते हैं मास ऑफ एलिमेंट जो हमारे अजम्पशन से चल रहा है 53 ग्राम है, अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8 करेंगे। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना आ रहा है 53, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 47 इंटू 8, तो 53 अपॉन 47 इंटू 8। इसको करने के लिए या तो अपन कैलसी ले लें, क्योंकि 53 और 47 जाएगा नहीं, इवन 8 और 47 भी नहीं जाएगा, तो कैलसी ले लेते हैं इसके लिए। ओके, तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा कितना 53। तुम्हें कैलसी नहीं लेना, लेकिन याद रखना, ठीक है, तुम्हें मैनुअली करना है। मेरा मैथ्स तो तुमसे कमजोर है भाई, तो इतना तो मैं यूज कर सकता हूं, इंटू 8, 9.02, अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट मास इज 9। तो हमारा इक्विवेलेंट मास कितना आ गया इनका 9। तो वी हैव दिस एज इक्विवेलेंट मास ऑफ m, जो कितना आ गया ऑलमोस्ट इक्वल टू 9 आ गया। तो इक्विवेलेंट मास m का आ गया 9। अब इक्विवेलेंट मास, लेकिन मुद्दा नहीं था, मुद्दा था एटॉमिक मास निकालना। अब हमें पता है कि इक्विवेलेंट मास जो होता है वो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है, मतलब अपॉन n फैक्टर होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास नहीं पता, वही निकालना है। तो लेट दिस इज x अपॉन n फैक्टर, ये मुद्दा है n फैक्टर। n फैक्टर यहां से निकलेगा, n फैक्टर मतलब इस मेटल की वैलेंसी, वैलेंसी कैसे आएगी, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, मान लेते हैं इसकी वैलेंसी है x, हम मेटल की वैलेंसी मान लेते हैं कि कितनी है x। तो अपन मेटल की वैलेंसी मान ले अगर कितनी है इस M2O3 में x, तो यहां कितने मेटल है 2x, तो 2 मेटल है तो 2x। ऑक्सीजन की कितनी है -2, कितने ऑक्सीजन है 3, तो -2 इंटू 3, तो 2x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। मतलब यहां वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है 3, क्योंकि x की वैलेंसी फैक्टर है, x जो है वो वैलेंसी फैक्टर है, n फैक्टर है जो कि 3 है, तो अपन ने यहां पर 3 मान लिया। और इक्विवेलेंट मास अभी अपन ने क्वेश्चन में लपेटा हुआ है, अभी अपन ने क्वेश्चन में लपेटा हुआ है, इक्विवेलेंट मास 9 है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि कितनी हो गई 27, तो इट विल बी 27, यानी कि 27 जो आएगा वो एटॉमिक मास आएगा। एज पर द ऑप्शन गिवन, ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 27। तो 27 बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि उसका जो मास आएगा वो 27 के इक्वल आएगा। क्लियर हो गया, तो 27 बिल्कुल क्लियर है। और समझ में आया कैसे निकालना, सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट मास निकालना, मतलब इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट मास निकाले बिना एटॉमिक मास नहीं निकल सकता। समझ आया कैसे, क्योंकि इक्विवेलेंट मास से ही एटॉमिक मास निकलता है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास आ गया 9, एन फैक्टर निकल गया 3। एन फैक्टर कैसे निकाला, ये कैलकुलेशन किया, एन फैक्टर निकला 3, 9 इंटू 3 करा, एक्स की वैल्यू 27 जो एटॉमिक मास था, तो एटॉमिक मास 27 आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बट इजी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला कैलकुलेशन है, तो कोई रॉकेट साइंस यहां नहीं है। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ पड़ गई, बहुत बढ़िया। तो अब 4th क्वेश्चन पे चलते, बट उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू दी 4th क्वेश्चन नाउ। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। EMCT 1985 में आया और PBCET में 2001 में एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है सल्फर फॉर्म्स द क्लोराइड्स S2Cl2 एंड HCl2। अच्छा, सल्फर 2 क्लोराइड बनाता है, एक S2Cl2 एक HCl2 है। द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन HCl2 इज, आपको सल्फर का इक्विवेलेंट मास बताना है। अब यहां तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो इक्विवेलेंट मास जो होता है सल्फर का HCl2 में,
वो उसके मोलार मास अपॉन एन फैक्टर के बराबर होगा, एज सिंपल एज दैट। मोलार मास अपॉन एन फैक्टर बोले तो उसका वैलेंसी फैक्टर के बराबर होगा, तो अपन वो निकाल लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका पहले एन फैक्टर कैसे निकलेगा, तो SCl2 को पकड़ लो और एन फैक्टर निकाल लेते हैं भाई। मान लेते हैं सल्फर का x है, क्योंकि निकालना सल्फर का है ना, सब डिटेल सल्फर की, तो सल्फर का वैलेंसी फैक्टर थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। क्लोरीन का कितना होता है -1, और कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो -1 × 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x - 2 इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये वैलेंसी फैक्टर आ गया, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहां पर देखेंगे अपन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास जो होगा वो मोलार मास होगा। सल्फर का कितना मोलार मास है, 32, क्योंकि एटॉमिक मास सल्फर का कितना है 32, और एक ही सल्फर का एटम है तो 32, अपॉन एन फैक्टर कितना है 2, खेल खत्म। तो यहां पर कितना आ गया 16 ग्राम पर मोल। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 2 1 और ये 16, तो इट इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। तो ये 16 ग्राम पर मोल आता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो लल्लू क्वेश्चन से ये सब, बस वो S2Cl2 में घुमाने के लिए दे दिया खेल। हमें SCl2 दिया था जिसमें S सल्फर होता है और Cl2 तो क्लोरीन है आपका, तो वहां पर क्लियर हो गया हमारे पास सल्फर का मास है 32 और उसमें वैलेंसी फैक्टर है 2, तो 32/2 मोलार मास अपॉन एन फैक्टर कर दिया, इक्विवेलेंट मास निकल गया। यही हमसे इक्विवेलेंट मास पूछा था, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पूछे थे, इक्विवेलेंट मास पूछा था। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके बाद फिर आगे हम चर्चा करते हैं। ओके, तो 4 क्वेश्चन हो गए, लेट्स मूव अहेड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, इक्विवेलेंट वेट जो है वो मेटल का डबल है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब उस मेटल के ऑक्साइड का वेट ग्रेटर होगा देन द वेट ऑफ द मेटल। ठीक है ना, क्योंकि देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है वो डबल है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो मेटल का डबल है ऑक्सीजन से, तो मेटल ऑक्साइड का वेट ज्यादा होगा। कितने गुना ज्यादा होगा, हाउ ग्रेटर इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द मेटल। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, मेटल का इक्विवेलेंट वेट डबल है ऑक्सीजन से, तो पहले एक काम करते हैं, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, बड़ा आसान है निकालना। कैसे निकालेंगे, यहां देखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन देखते हुए चलेंगे, कितना आएगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 अपॉन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो दैट इज 2, तो इट विल कम आउट टू बी 8। तो भैया इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, 8 आ गया, तो इट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसका डबल है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मिल गया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो इक्विवेलेंट मास, सारी चीजें बड़ी न्यूमेरिकल सॉल्व हो रही है, न्यूमेरिकली सॉल्व हो रही है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 8 × 2, क्योंकि ऑक्सीजन का डबल है ना, तो 8 × 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। So that will come out to be 16 ग्राम पर मोल। तो इक्विवेलेंट मास मेटल का कितना आ गया 8 × 2, यानी कि 16 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या करना है, समझना, हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मेटल। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास मेटल का आ गया 16। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला रखते हैं और कोशिश करते हैं कि एटॉमिक मास मेटल का निकाल कर लाए। जैसे वो फॉर्मूले से हमने निकाला था इक्विवेलेंट मास, क्योंकि हमें उसमें एटॉमिक मास ऑक्सीजन का पता था कि 16 होता है, यहां मेटल हमें नहीं पता, तो उसका एटॉमिक मास हम मान लेंगे कुछ x, वैलेंसी फैक्टर भी नहीं पता, तो वैलेंसी फैक्टर मान लेंगे n फैक्टर मानते ही है
तो हम यहां कह सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जो होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जो होगा वो इक्वल टू होगा उस मेटल के एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर के, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर के। दिस इंप्लाइज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हम ऑलरेडी निकाल चुके 16, एटॉमिक मास हमें नहीं पता, हमने मान लिया x, हमें एन फैक्टर भी नहीं पता, हमने मान लिया n। सो दिस इंप्लाइज एटॉमिक मास x विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ n। सो दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ n। ठीक है, अब हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसकी वो ये बात कर रहे हैं। वो हमसे पूछना चाहते हैं हाउ ग्रेटर इज द वेट ऑफ ऑक्साइड देन द वेट ऑफ मेटल, हाउ मच ग्रेटर इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड देन द वेट ऑफ इट्स मेटल। तो अपन निकालते हैं यहां पर वेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल। तो यहां पर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल, तो वेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल। कितना है वेट ऑफ ऑक्साइड? पहले उसके लिए हम मेटल ऑक्साइड एक मान लेते हैं। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला अज्यूम कर लेते हैं कि वो लेट द मेटल ऑक्साइड बी, लेट द मेटल ऑक्साइड बी M2ON। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड है जिसकी ये बात कर रहे हैं वो M2ON है। सो लेट द मेटल ऑक्साइड बी M2ON। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे बना भाई? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी m के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में, और हमें मेटल की वैलेंसी नहीं मानी, उसको हमने n फैक्टर मान लिया। n फैक्टर है उसकी वैलेंसी, मतलब उसका वैलेंसी फैक्टर n मान लिया, तो वो n मल्टीप्लाई हुआ ऑक्सीजन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो M2ON बन गया। और वेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल का रेशियो हमें निकालना है, क्योंकि वो यहां पर बोल रहे हैं कि कितना ग्रेटर है। तो वेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू, ऑक्साइड का वेट अब कैसे निकालेंगे? m का हमने अभी एटॉमिक मास निकाल लिया, एटॉमिक मास कितना निकला 16n, उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां m 2 से मल्टीप्लाई है, तो इट विल बी 2 इंटू 16n प्लस ऑक्सीजन का हमें मालूम है 16 होता है, लेकिन उसके n एटम्स हैं तो 16n डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल। वेट ऑफ मेटल कितना है? मेटल का वेट, सिर्फ मेटल का वेट 2 इंटू 16n, तो 2 इंटू 16n हो गया। सारी चीजें n के टर्म्स में, सिंपल रेशियो निकल रहा है, कट जाएगा, न्यूमरेटर में भी n है और डिनोमिनेटर में भी n है, तो वेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 16 इंटू 2n 32n प्लस 16n divided by 2 into 16n again 32n. So this is equal to 32n plus 16n 48n divided by 32n. n से n कैंसिल, 48 by 32 32 से ही जाएगा, तो ये 1 टाइम्स और ये 1.5 टाइम्स। So this implies weight of oxide upon weight of metal is equal to 1.5. तो this implies weight of oxide equal to 1.5 times of weight of metal, यानी कि 1.5 गुना मेटल के वेट के बराबर होगा। समझ आया? तो this implies weight of oxide
विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ मेटल। तो दिस इज मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये वेट किसका था? इट्स ऑक्साइड, तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड था ये पूरा, क्योंकि यहां पर हमने पूरा मेटल ऑक्साइड लिया था, तो दिस इज मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये मेटल वर्ड जोड़ देंगे, और वैसे ऑक्साइड बोल दिया तो उसमें क्लियर है, बट फिर भी मेटल वर्ड जोड़ देंगे। तो वेट ऑफ मेटल इज 1.5 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ मेटल। तो मेटल के ऑक्साइड का वेट 1.5 गुना ज्यादा होगा सिर्फ मेटल के वेट से ही। तो मेटल का वेट जो भी होगा उसका 1.5 गुना ज्यादा मेटल ऑक्साइड का वेट होगा। 1.5 टाइम्स ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 1.5 टाइम्स। ये कैलकुलेशन समझ में आई कैसे की? हमने क्या करा, एक ऑक्साइड मान लिया M2ON, और हमें मालूम था M का एटॉमिक मास, हमने यहां से निकाल लिया 16N। 16 कहां से निकला? इक्विवेलेंट मास निकला। जो कैसे निकला? उस डेटा से, क्योंकि उन्होंने कहा था इक्विवेलेंट मास मेटल का जो होगा वो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट मास के डबल होगा। ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट मास के डबल होगा। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास तो 8 निकला, उसका डबल करा तो 16 निकला। तो ये इक्विवेलेंट मास मेटल का निकल गया, और फिर वहां से एटॉमिक मास निकल गया। एन के टर्म्स में निकला बट निकल गया। फिर हमने रख दिया यहां पर M2ON के फॉर्मूले में एटॉमिक मास, पूरे मेटल का और ऑक्सीजन का सबका ऐड करके अपॉन मेटल का मास। इसको सॉल्व करा, रेशियो में n और n ऊपर नीचे आ रहे थे, कट गए। ऊपर था 48, नीचे था 32, काटेंगे 1.5 आपका मिलेगा। तो ये 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया 1.5 टाइम्स को लेकर? ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, और डी हमारा 1.5 ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ गया। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए भाई। इक्विवेलेंट मास पर ही सारे क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों से भी बन रहे होंगे, और जो डीपीपी में तुम्हें जब सॉल्व किया होगा तो जो डाउट राइज हुए होंगे, जो डाउट तुम्हारे निकले होंगे, वो सारे डाउट्स को हम यहां पर कैटर कर रहे होंगे, ठीक है। इफ स्टिल कोई भी डाउट अगर रह जाता है अनसॉल्व, तो प्लीज कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएंगे और कमेंट सेक्शन पर डाउट जरूर बताएंगे क्या डाउट है, और इस वीडियो का जरूर फीडबैक देंगे। तारीफें भले मत लिखो, लेकिन जेन्युइनली जो डाउट हो उसका फीडबैक जरूर दो। और अब तो आप डाउट पूछ भी सकते हो प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स के सॉफ्टवेयर पर आपको वो फॉर्म मिलता है जहां पर अपना डाउट पूछ सकते हो और डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो। तो ये चीज भी फीचर है, बिल्कुल आप इसका फायदा उठाएंगे। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 इन द रिएक्शन। ओके, हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड और उसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। अब देखो, कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, अरे फॉस्फोरिक एसिड है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 कितना होगा? मोलार मास ऑफ H3PO4। मतलब जल्दबाजी में देखना क्या करेंगे, अपॉन उसका एन फैक्टर। और हमें तो पता है मोलार मास H3PO4 का कितना, हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 98 और अपॉन 3। तो 98 अपॉन 3 आंसर लिख देंगे। ये देखेंगे नहीं कि रिएक्शन में इस एसिड की बेसिसिटी 3 है भी कि नहीं, क्योंकि याद है किसी भी एसिड की बेसिसिटी यानी कि एन फैक्टर जो होता है वो उसकी बेसिसिटी पर होता है। और उसकी बेसिसिटी कैसे डिफाइन होती है? जितने H+ आयंस वो रिलीज कर सकता है। एक रिलीज करेगा तो बेसिसिटी 1, 2 H+ रिलीज करेगा तो बेसिसिटी 2, 3 रिलीज करेगा तो बेसिसिटी 3। बट ये एन फैक्टर वही होगा जो उसकी बेसिसिटी होगी एसिड की। समझ आया? और बेसिसिटी कितनी होगी ये एसिड को देखकर आप कभी नहीं बता सकते, ये तो आपको रिएक्शन को देखकर ही बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से करोगे तो जरूरी नहीं है सही आंसर आए, गलत भी आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स मोलार मास, जो भी उसका मोल्स का मास है, 1 मोल का, वो मोलार मास अपॉन इसका वैलेंसी फैक्टर जो इसकी बेसिसिटी से आता है।
जो इसकी बेसिसिटी से आता है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड से जो आएगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड से जो आएगा, तो इट विल बिकम मोलार मास अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब वो बेसिसिटी रिएक्शन से पता चलेगी, तो रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और H3PO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें पता है OH और H चले जाएंगे और कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिलेगा। लेकिन देखो देखो जो बात कर रहे थे उसी की, कितने H है? 3, लेकिन ये तीनों को रिप्लेस नहीं कर रहा, ये सिर्फ 2 को रिप्लेस कर रहा है क्योंकि एक अभी भी मौजूद है। मतलब ये H3PO4 ने क्या करा, अपने अंदर से सिर्फ 2 H प्लस आयंस निकाले और HPO4 2 माइनस वहीं छोड़ दिया, तो 2 H प्लस आयंस निकाले। तो इस हिसाब से बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 100%। इस हिसाब से बेसिसिटी विल कम आउट टू बी 2। तो इस हिसाब से बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इसने सिर्फ 2 H प्लस आयंस निकाले, तो इट्स बेसिसिटी विल बी इक्वल टू 2। ये बेसिसिटी आ गई 2। तो देखो वो कंसेप्ट गलत हो जाता ना, तो बेसिसिटी 2 आ गई। तो अब क्या होगा एज पर दिस रिएक्शन? और कैसे पता 2 H प्लस निकाले? क्योंकि H2 निकले और OH 2 निकले, तभी 2H2O बने। अगर तीनों निकल जाते तो फिर यहां से 3 OH लेकर 3 H2O बना लेता, क्योंकि 3 H और 3 OH मिलकर 3 H2O 3 वाटर बनाते हैं। लेकिन 2 H और 2 OH मिलकर 2 H2O ही बनाएंगे, तो ये 2 ही बनाएंगे, एक यहां रह भी गया, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। तो क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू, कैसे निकलेगा? मोलार मास, H3PO4 का मोलार मास 98 है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कैसे 98 है? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 1 इंटू 3 3। फॉस्फोरस का 31, कितने है? 1, तो 31। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 64। अब आप ऐड कर लो 64, 31 और 3, यू विल गेट 98 फॉर श्योर। तो इसका मोलार मास कितना है? 98 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी इज 2, आंसर विल कम आउट टू बी 49। सो इट विल बी 49 grams per mole, 49 grams per mole. So what is the equivalent mass of H3PO4 in the reaction? That is 49 grams per mole. इसमें ऑप्शन नहीं था, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ था ये, तो 49 ग्राम पर मोल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जितने लोग 98/3 करेंगे वो गलत होंगे बिल्कुल। जल्दबाजी नहीं करना है, H3PO4 देखकर डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास नहीं निकालना है, आपको प्रॉपर रिएक्शन देखनी होगी और रिएक्शन के हिसाब से ही इसका आंसर निकलेगा, रिएक्शन के हिसाब से ही ये सॉल्व होगी। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, लेट्स मूव टू दी 7th क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन पे चलते। 7th क्वेश्चन जो आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का है, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट का है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं? ऑन हीटिंग 0.199 ग्राम ऑफ अ मेटालिक ऑक्साइड। अच्छा, मेटालिक ऑक्साइड का वेट दे दिया 0.199 ग्राम्स। हीट करने पर इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन 0.045 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब इतना मेटल ऑक्साइड अगर आप जलाते हो, हीट करते हो कहना चाहिए, इन द करंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हो तो 0.045 ग्राम ऑफ वाटर बनता है। आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, तो मेटल जो इसमें ऑक्साइड में है उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, कोई बात नहीं। पहले इस कंसेप्ट को यहां पर समझेंगे, जैसा कि यहां बताया गया है। कंसेप्ट के हिसाब से बहुत सिंपल चीज बोली गई है। क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड है उसका अगर आप 0.199 ग्राम लेते हो
और उसे हीट करते हो इन द करंट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये वाटर प्रोड्यूस करता है। और कितना वाटर प्रोड्यूस करता है? 0.045 ग्राम, इतना ये वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इतना वाटर प्रोड्यूस करता है, सही बात है। अब इस वाटर में हम पहले निकाल लेते हैं कि ऑक्सीजन का मास कितना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे अगर मेटल का इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो मैं पुराना वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने के लिए मोलार मास ऑफ मेटल, मतलब जो भी एटॉमिक मास ऑफ मेटल है, मास ऑफ मेटल है बेसिकली, अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8, उससे सबसे आसानी से निकलेगा। लेकिन उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का मास कितना है और मेटल का मास कितना है। तो वो मेरे को 0.045 से समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा देखेंगे यहां पे। मुझे ये मालूम है वाटर क्योंकि 18 ग्राम का होता है, वाटर क्योंकि 18 ग्राम का होता है, जिसमें हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम का कंट्रीब्यूशन होता है। हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम का कंट्रीब्यूशन होता है। तो भैया यहां से अपन क्या लपेट सकते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 18 ग्राम वाटर में पाई जाती है। 16 ग्राम ऑक्सीजन 18 ग्राम वाटर में पाई जाती है। या ऐसा बोल लो कि 18 ग्राम वाटर में, बात एक ही है, 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो बताओ 0.045 ग्राम वाटर में कितनी ऑक्सीजन होगी? कितनी ऑक्सीजन होगी? तो आंसर आएगा 16/18 इंटू 0.045। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। तो इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसको सॉल्व कर लेते। तो 0.045 ग्राम H2O में कितना? 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.045, तो 0.04 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। 0.04 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। और पूरे चांसेस हैं कि इसमें जितना भी ऑक्सीजन होगा वो इसी मेटल ऑक्साइड से आया होगा, यानी कि इसी ग्राम से निकला होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में मेटल है और ऑक्सीजन है, और जो ऑक्सीजन है वो यहां पर H2O में पाया गया है। H2O में कितना पाया गया है? 0.4 ग्राम। ये 0.4 ग्राम कहां से निकला होगा? मेटल ऑक्साइड से निकला होगा। मेटल ऑक्साइड से कितने मास से निकला होगा? 0.199 ग्राम से निकला होगा। 0.199 ग्राम से निकला होगा। तो मतलब मास ऑफ मेटल भी फिर मिल गया, क्योंकि पूरे मेटल ऑक्साइड में 2 ही है, मेटल और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास ये है और पूरे मेटल ऑक्साइड का मास ये। तो मेटल का मास कैसे निकलेगा? मेटल ऑक्साइड का मास माइनस ऑक्सीजन का मास। तो मास ऑफ मेटल कितना निकलेगा देखेंगे यहां पर। तो मास ऑफ मेटल कितना निकलेगा ध्यान से देखेंगे। तो मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल कितना निकलेगा? मास ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन, माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड का मास माइनस ऑक्सीजन का मास। तो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू, मेटल ऑक्साइड कितना है? 0.199 माइनस 0.04। तो 0.199 में से 0.04 आप माइनस कर देंगे तो 40 लगभग माइनस हो जाएगा। 0.040 अगर 3 डेसिमल तक लेना है तो, और 40 अगर माइनस हो जाएगा तो इट विल बिकम 1.59। तो कितना मास आ जाएगा? लगभग 0.159 ग्राम ऑक्सीजन का मास आ जाएगा।
सो दिस इज मास ऑफ मेटल, मेटल का मास आ जाएगा। सो दिस इज मास ऑफ मेटल, नॉट ऑक्सीजन, मास ऑफ मेटल। तो मेटल का मास मिल गया भैया कितना, 0.159 ग्राम मेटल का मास मिल गया। तो ये मेटल का मास आ गया। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल कैसे निकलेगा, मोलार मास ऑफ मेटल अपॉन एटॉमिक मास। लेकिन अभी हमें सिर्फ मास मिला है कितना, 0.159 ग्राम, और ये किसका मास है, मेटल का मास है। तो मेटल का मास 0.159 ग्राम निकला है। अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल निकालने के लिए अपन पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला, स्टार्टिंग वाला, जो थ्योरी में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्योंकि देखो सारी चीज मास दे दी ना, और मास दे दिया तो केल खत्म है, और मेटल ऑक्साइड है, आपको पता है वहां पर जो स्टार्टिंग का है वो मेटालिक ऑक्साइड है। तो क्या होगा, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, क्योंकि 1/8 पार्ट में होता है, तो ये इंटू 8। मास ऑफ मेटल कितना है, यहां लपकेंगे, मास ऑफ मेटल कितना है, अभी निकाला 0.159 ग्राम, तो 0.159 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 0.04, तो 0.04 इंटू 8, बस सॉल्व हो जाएगा। अब तो बड़ा सिंपल है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो 0.159 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 8, सो इट विल कम आउट टू बी 31.8। तो कितना मास आ गया, 31.8 ग्राम, एंड इट्स एन इक्विवेलेंट मास, तो पर मोल। सो 31.8 ग्राम पर मोल विल बी इट्स आंसर। तो ये फाइनल आंसर आ गया 31.8 ग्राम पर मोल। तो ये 31.8 ग्राम पर मोल विल बी द आंसर, और ये आंसर हमें इस तरीके से मिला है। तो पहले हमने क्या करा, हमने सिंपल हमें स्टीशियोमेट्री हमने लगाई। स्टीशियोमेट्री इन द सेंस कि हमें पता है 0.199 ग्राम मेटल ऑक्साइड को करंट ऑफ हाइड्रोजन में हीट करने पर 0.045 ग्राम ऑफ वाटर मिलता है। अब हमें पता है कि इस वाटर में जो ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड से ही निकला होगा। तो हमने इस डेटा का यूज करके ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल ली कि वो कितना निकला है, 0.045 ग्राम में ऑक्सीजन कितना निकला है। और हमें यह पता था कि जो भी ऑक्सीजन होगा वो मेटेलिक ऑक्साइड से निकला है। मेटेलिक ऑक्साइड का टोटल वेट दिया था, तो उसमें ऑक्सीजन का वेट माइनस कर लिया, तो मेटल का वेट आ गया। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना है, तो मेटल का वेट अपॉन ऑक्सीजन का वेट इंटू 8। तो ये हमने सॉल्व करा, विल गेट 31.8। ये इस तरीके का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहां पर सॉल्व हुआ है, या इस तरीके से होगा। क्लियर हो गई बात। तो 7th क्वेश्चन यहां पर हो गया है। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो 7th क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है। अगर प्लीज डाउट है तो कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएंगे, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देंगे कि कौन से मिनट कौन से सेकंड के बाद आपको समझ नहीं आया है या क्या डाउट है, प्रॉपर वो डाउट लिखेंगे। और अब आप magnetbrains.com पर जाकर भी एक फॉर्म वहां पर रहता है जहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हो, जो हमारे सीधे व्हाट्सएप पर आप कनेक्शन होता है और सीधे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो ये एक्सक्लूसिव फीचर है जो मैग्नेट ब्रेन्स का अभी लॉन्च हुआ है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। चलते हैं अगले उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, धांसू क्वेश्चन है। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सीपीएमटी 1988 का क्वेश्चन है। व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट फेरस अमोनियम सल्फेट। अच्छा, पोटेशियम परमैंगनेट को टाइट्रेट किया गया है अगेंस्ट फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो फेरस अमोनियम सल्फेट इज मोहर सॉल्ट, इसको डबल सॉल्ट भी कहते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4, मेनली इसको टाइट्रेट किया गया है। सो दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट जिसको टाइट्रेट किया हुआ है। सो दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट अमोनियम सल्फेट।
द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज, हमें पोटेशियम पर मैग्नेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो देखो पोटेशियम पर मैग्नेट अगर टाइट्रेट होगा तो मैग्नीज यहां पर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदलेगा और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिसाइसली कम करेगा, क्योंकि यहां वो मैक्सिमम है, यहां वो मैक्सिमम है +7। कैसे +7 निकाल लेते हैं, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x से, फिलहाल x से, k की कितनी है +1 + x प्लस ऑक्सीजन की कितनी है -2 और कितने ऑक्सीजन है 4, तो -2 × 4। ओवरऑल चार्ज क्या है 0, तो इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज 1 + x - 8 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x - 7 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 7, जो कि मैग्नीज की या दुनिया में किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये जो 7 आ रहा है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की, जहां से ये अपने सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को बनाएगा, जो कि होगी +2, जो कि होगी +2। तो मैग्नीज यहां से सीधे लेकर जाएगा KMnO4 से अपने आप को, और KMnO4 से अपने आप को लेकर जाएगा मैग्नीज +2 में, +2 में। ठीक है, तो यहां पर +5 से +7 से +2 चला गया। तो हम कह सकते हैं जो मैग्नीज है वो +7 से +2 जा रहा है, +7 से क्या कर रहा है +2 जा रहा है। तो मैग्नीज खुद को +7 से +2 ले जा रहा है, +7 से +2 जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का, और प्रिसाइसली 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो प्रिसाइसली 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है वही एन फैक्टर बनता है, यानी कि वही वैलेंसी फैक्टर बनता है। जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है वही वैलेंसी फैक्टर बनता है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, वैलेंसी फैक्टर हो गया 5। तो ये वैलेंसी फैक्टर हो गया 5। अब इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये एक मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास ले लो या मोलार मास ले लो, जो भी ले लो, अपॉन एन फैक्टर। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास। अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख लोगे तो मोलार मास बन जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, यानी कि इट विल बी वैलेंसी फैक्टर। सो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में या तो अपन निकाल ले KMnO4 का, बट हमें यहां पर मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में ही आंसर देना है। तो इट विल बी मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर विच इज 5। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। तो दिस विल बी मॉलिक्यूलर मास अपॉन 5। तो यही हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा KMnO4 का। सो दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। सो दिस इज मोलार मास अपॉन 5। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो दिस विल बी मोलार मास अपॉन m, ये हमारा आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन बी। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5 ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो गया। तो मेन के लिए यहां पर क्या था, एन फैक्टर को निकालने का। और एन फैक्टर कैसे निकलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन या तो वो एक्सचेंज या तो वो लूज कर रहा है या वो गेन कर रहा है। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज की वैल्यू होगी और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज होंगे उसी हिसाब से हमारा यहां पर एन फैक्टर आएगा। इक्विवेलेंट मास फिर कैसे निकलता है, मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास कह लो, या मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में लिखो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह लो, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो हमारा एन फैक्टर 5 था, तो उस हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर हो गया। So this is about potassium permanganate which is been titrated against ferrous ammonium sulfate. Ferrous ammonium sulfate को मोहर सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू दी 9th क्वेश्चन नाउ। 9th क्वेश्चन पर बात करते हैं और 9th क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन कहता है calculate the equivalent weight of the following substance as acid or base। अपने को equivalent weight निकालना है किसका? POOH होल थ्राइस का, ठीक है। और इसका M मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है और E इक्विवेलेंट वेट दे रखा है। मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट हमें पहले से दे रखा है। और POOH होल थ्राइस सब्सटेंस है। तो पहले तो तुम सब्सटेंस की बात कर लो, POOH होल थ्राइस। अब वो कह रहे हैं आप इसको एसिड भी मान सकते हो और आप इसको बेस भी मान सकते हो। केस 1, अगर मैं इसको एसिड मान लेता हूं, इफ इट्स एन एसिड, if it's an acid, then the number of replaceable H plus ions, that is its basicity will be equal to 3। क्योंकि इसके अंदर 3 H दिख रहे हैं जो O से बॉन्डेड है, ये तीनों H निकल जाएंगे। और अगर 3 H निकल गए तो 3 H प्लस आयंस निकलने वाला, मतलब इसके पास से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस 3 है, यानी कि इसकी बेसिसिटी 3 हो गई। तो इसकी बेसिसिटी 3 हो गई। केस 2, अगर ये एक एसिड ना होकर एक बेस होता तो केस 2, if it is a base, तो अगर कोई ये बेस होता तो 3 OH माइनस रिलीज करता, क्योंकि ये OH रिलीज करता। और OH कितने? OH होल थ्राइस 3 OH माइनस, तो 3 OH माइनस रिलीज करता, तो इट विल हैव नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस इक्वल टू 3 विच इज इट्स एसिडिटी। तो इसकी एसिडिटी 3 हो जाएगी। तो इफ इट्स अ बेस, देन द नंबर ऑफ replaceable OH minus ions, that is its acidity will be equal to 3। That is its acidity will be equal to 3। तो बेस की एसिडिटी होती है, जितने OH माइनस आयंस वो रिलीज करेगा, 3 रिलीज करेगा तो एसिडिटी 3 हो गई। उसी प्रकार हर एसिड की उसकी बेसिसिटी होती है, यानी कि कितने H प्लस आयंस वो रिप्लेस कर सकता है, कितने H प्लस आयंस वो रिलीज कर सकता है। तो यहां पर 3 H प्लस आयंस रिलीज करेगा तो बेसिसिटी भी 3 होगी। कुछ भी मानो, एसिड मानो या बेस मानो, कॉमन बात यह है कि n फैक्टर 3 है। कॉमन बात यह है कि n फैक्टर 3 है। तो चाहे आप एसिड मानो चाहे बेस मानो, कॉमन बात यह है कि इसका n फैक्टर 3 है। और हमें पता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड कैसे निकलता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है डिवाइड कर दें उसको उसकी बेसिसिटी से। और इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कैसे निकलता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कैसे निकलता है? जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है उस बेस का, उसको डिवाइड कर दें उसकी एसिडिटी से।
तो बेस का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दे उसकी एसिडिटी से। ये फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पढ़ रखे, इनमें कुछ भी नया नहीं है। ये फॉर्मूले ऑलरेडी हमने पढ़ रखे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो उस हिसाब से इक्विवेलेंट मास इस कंपाउंड का क्या होगा, चाहे एसिड हो या बेस हो। E जो कि बोल रखा है, दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है M, तो M अपॉन चाहे एसिडिटी हो चाहे बेसिसिटी हो, है तो दोनों 3, तो E इक्वल टू M अपॉन 3। ये इसका एक एक्सप्रेशन होगा जो इसके इक्विवेलेंट मास का होगा, यानी कि E इक्वल टू M बाय 3। तो E इक्वल टू M बाय 3, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा जिसमें E इक्वल टू M बाय 3 जिक्र किया गया है। तो यहां पर E विल बी इक्वल टू M अपॉन 3, E इक्वल टू M अपॉन 3। तो ये पूरा जिक्र किया गया है इक्वल टू M अपॉन 3 का। ये होता है हमारा इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। और चाहे आप एसिड मानो इसे, चाहे बेस मानो, दोनों सूरत में इसका n फैक्टर 3 ही निकलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया आंसर? तो n फैक्टर समझ में आया। वैलेंसी फैक्टर एसिड और बेस का, एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी, यानी कि कितने H+ आयंस वो रिप्लेस कर सकता है, और हर बेस का n फैक्टर होता है उसकी एसिडिटी, यानी कि कितने OH- आयंस वो रिप्लेस कर सकता है। उस आधार पर n फैक्टर यानी कि वैलेंसी फैक्टर निकलता है। और इस केस में दोनों ही 3 थे, इसलिए वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। तो E इक्वल टू M बाय 3 हमारा एक्सप्रेशन हो गया। सो दिस इज आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें भाई। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और अपने 10th क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन डीपीपी का सॉल्व करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 10th और आखिरी क्वेश्चन हमारे डीपीपी का। क्या है? इन द रिएक्शन Na2S2O3 प्लस I2 कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू Na2S4O6। तो सोडियम थायोसल्फेट है बेसिकली, और वो कन्वर्ट हो रहा है Na2S4O6 में, प्लस 2NaI। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू, आपको बताना है कि Na2S2O3 का इक्विवेलेंट वेट कितना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट उन्होंने बोल दिया आप M मान लो, मतलब M के टर्म्स में आंसर है, तो आपको M मानना है, मतलब उसको आपको निकालना नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो खेल होगा रिएक्शन से, क्योंकि हमें सिर्फ वैलेंसी फैक्टर चाहिए, क्योंकि बेसिक्स हमें पता है। जितनी बार ये फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार कम है, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छे से याद होता जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, अपॉन वैलेंसी फैक्टर, जिसको अपन n फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, फॉर्मूला वही है। मॉलिक्यूलर मास उन्होंने बोल दिया पहले ही कि M मान लेना, परेशान मत होना, नहीं तो तुम Na2S2O3 का निकालने बैठ जाओगे तो बड़ा मास निकलेगा। निकालने में दिक्कत नहीं है। Na का पता है 23 है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सल्फर का पता है 32 है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन का 16 है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, सबको फिर ऐड कर देना है। निकालने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उनने बोल दिया कि आप मॉलिक्यूलर मास M मान लो, क्योंकि आंसर भी आपके M में ही है, तो हमने M मान लिया। खेल है वैलेंसी फैक्टर निकालने का। कितना वैलेंसी फैक्टर है, कितने वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है, उसको, उसके लिए हमें यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर देख लेते हैं। तो पहले मॉलिक्यूल देख लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ Na2S2O3 कन्वर्ट हो रहा है, अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है Na2S4O6 में। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। फिलहाल के लिए मान लेते हैं X है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फिलहाल के लिए मान लेते हैं X है। Na कितने हैं? 2, तो इट विल बी +2 प्लस X। ठीक है, और 2 है तो +2X। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3।
और टोटल चार्ज कितना है 0, तो इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज +2 + 2x -6 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज 2x - 4 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 2 आ गई। मतलब यहां पर हमारा जो सल्फर है ये +2 का चार्ज बनाकर बैठा हुआ है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा हुआ है। किस में कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को? Na2S4O6 में। किस में कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को? Na2S4O6 में। Na2S4O6 में। यहां पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगी, क्योंकि सल्फर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। सोडियम और ऑक्सीजन की नहीं बदलेगी, क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन की फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और सल्फर की चूंकि बदलेगी, तो हम क्या करते हैं, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदली उससे उस पूरे कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि निकल जाएगा। आप बस इतना पता कर लो कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बदली। जितनी भी बदली होगी उस दौरान बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बदलती है? जैसे कोई +2 है तो +2 से +4 चला गया, मतलब उसने अपने अंदर से और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। पॉजिटिव था और पॉजिटिव बन गया, मतलब नेगेटिव्स निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते तो निकाल दिए। पॉजिटिव था कम पॉजिटिव हो गया, या पॉजिटिव था 0 हो गया, या पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, अपना चार्ज कम कर लिया तो नेगेटिव्स ले लिए होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की वजह से बदलता है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की वजह से बदलता है। और अगर लॉस और गेन की वजह से बदलता है तो 100% यहां पर हम उसे उसका वैलेंसी फैक्टर मान सकते हैं, हम उस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं, तो वो वैलेंसी फैक्टर होगा। तो पता कर लेते हैं कितना एक्सचेंज हुआ, कितना चेंज आया। ये यहां पर तो x की वैल्यू 2 आ गई, वहां और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेने के लिए क्या करेंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से x मान लेंगे, और 4 सल्फर है तो इस बार 4x हो जाएगा। Na का +1 है, लेकिन 2 Na आ गए हैं इस बार भी, तो ये +1 × 2 हो जाएगा, +4x। ऑक्सीजन का होता है -2, लेकिन इस बार 6 ऑक्सीजन है तो -2 × 6 होगा। ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। +2 + 4x -6 2 12 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4x इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 10/4 और 5/2। 5/2 मतलब यहां पर x था 2 और यहां पर x है 5/2। 5/2 मतलब 2.5। तो चेंज कितना आया? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना आया? 2.5 प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस शुरुआत में रिएक्टेंट का क्या था 2, रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2। कितना चेंज आया? 0.5 का, 0.5 का। लेकिन ये 0.5 का जो चेंज आया ये पर मोल चेंज था, क्योंकि आपने इसका एक मॉलिक्यूल समझकर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था और इसका एक मॉलिक्यूल बनकर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था। बट एक्चुअली में एक मॉलिक्यूल नहीं है, या कह लो 1 मोल नहीं है। एक्चुअली में क्लियर दिख रहा है कि ये 2 मोल है। तो पर मोल चेंज इज 0.5। बट रिएक्शन कहती है कि पर मोल हमारी रिएक्शन में यूज हुआ ही नहीं, हमारी रिएक्शन में तो 2 मोल यूज हुआ है। तो जब 1 मोल का चेंज 0.5 है तो 2 मोल का चेंज कितना होगा? 0.5 × 2 1, 0.5 × 2। So this implies total change in oxidation state for 2 moles of sodium thiosulfate for 2 moles Na2S2O
4, this is a compound Na2S2O3, sorry, Na2S2O3, this is the compound. So total change in oxidation state for 2 moles Na2S2O3 will be equal to 0.5 into 2, that is equal to 1. 0.5 into 2, that is equal to 1. So this will become its valency factor. So valency factor, therefore valency factor will be equal to, or n factor will be equal to 1. Therefore n factor will be equal to 1. तो n factor 1 आ गया. क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है इक्विवेलेंट मास E, वही तो निकालना है. मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास उनने मान लिया m अपॉन 1, तो m अपॉन 1 कुछ नहीं होता, m के बराबर आता है, मतलब m ही आता है. तो फाइनली आंसर A आ जाएगा जो कि m होगा. समझ में आया? तो खेल बड़ा सिंपल था. इक्विवेलेंट मास का एक ही फॉर्मूला है जग जाहिर में, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में दे आए तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर अपॉन वैलेंसी फैक्टर. उनने काम आसान कर दिया ये बोलकर कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो m ही है. तो सिर्फ हमारा खेल बचा था n फैक्टर का. n फैक्टर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है किसी रिएक्शन में, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से पता कर सकते हो. तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ की निकालनी थी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की. हमने रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली, 2. रिएक्टेंट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली, 2. प्रोडक्ट में भी सल्फर था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकली 2.5. तो हमने कहा भैया डिफरेंस तो 2.5 और 2 में आधे का है 0.5. लेकिन फिर हमने देखा कि ये डिफरेंस तो सिर्फ 1 मोल का है. हमारे पास कितने मोल है, 2 मोल. तो 2 मोल के लिए डिफरेंस कैसे आएगा, 2.5 माइनस 2 करके आएगा. 2 मोल के लिए डिफरेंस कैसे आएगा, 2.5 माइनस 2 करके इंटू 2 करके आएगा. ठीक है, तो इंटू 2 करके आएगा, मतलब 2.5 माइनस 2 तो हमने कर लिया 0.5, लेकिन 2 मोल के लिए डिफरेंस इंटू 2 करके आएगा. तो इंटू 2 कैसे किया, 0.5 इंटू 2, यानी कि डिफरेंस आ गया 1 का. टोटल 1 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया है. और जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या गेन या लूज होंगे या गेन होंगे वो वैलेंसी फैक्टर होगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन विल बिकम वैलेंसी फैक्टर, जो कि 1 आया. फिर हमें पता है इक्विवेलेंट मास विल बी मोलार मास अपॉन n फैक्टर. n फैक्टर रखा 1, तो E की वैल्यू m के बराबर आ गई. और E की वैल्यू m के बराबर आ गई मतलब इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ गया या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आ गया. क्लियर हो गया? कोई रॉकेट साइंस नहीं था इस क्वेश्चन में. दिस वाज योर 10th क्वेश्चन. तो यहां पर हमारा पूरा 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसके साथ. क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं. ओके, तो आई होप एवरीबडी गॉट दिस. सारी चीजें यहां पर क्लियर हैं और सभी चीजें यहां पर अपने को समझ में आई हैं. तो यहां पर पर्टिकुलरली हमारी पूरी डीपीपी कंप्लीट होती है. ये थोड़ी छोटी डीपीपी थी क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा नहीं था, छोटा टॉपिक था. और इनफैक्ट इसके कुछ क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किए इस टॉपिक के, जो अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छे कंसेप्ट, अच्छे वेटेज के क्वेश्चंस थे. लेकिन 10 क्वेश्चन की ये डीपीपी, उम्मीद करता हूं आपको पूरी डीपीपी समझ में आई होगी और हर एक पहलू को हमने समझा होगा. अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से टॉपिक डिस्कस करेंगे जो होगा एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट का. यानी कि मोल कंसेप्ट की जो अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, जिसमें सबसे पहला होता है कि भाई इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. दूसरा, मास अगर दिया हुआ है किसी भी रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट कितना मास बनाएगा, या वॉल्यूम दिया है तो प्रोडक्ट कितना वॉल्यूम बनाएगा, या मास से निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम से निकालेंगे मास. इस तरीके के रिलेशंस जो कि एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट के माने जाते हैं, स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जिनको हम कहते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियो में. तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा. इसी वीडियो को आप और भी मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल के अलावा भी magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हो. और यहां पर देखने का एडवांटेज ये है कि यहां पर आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलती है. जैसे कई बार आप कोई टॉपिक सर्च करते हो यूट्यूब पर, तो तुमको टॉपिक तो मिल जाएगा, लेकिन तुमको ये ज्ञान नहीं रहता कि भैया उस टॉपिक से पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है. और केमिस्ट्री में तो ज्यादातर टॉपिक इंटरकनेक्टेड होते हैं.
तो उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट की आवश्यकता होती है, जो आपको मिलती है magnetbrains.com पर। जैसे आप magnetbrains.com जाओगे तो पूरी एक प्लेलिस्ट आएगी, आपको पता होगा पहले ये वीडियो है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, आपको ये पूरा वीडियो, आपको पूरा एक सीक्वेंस मिलेगा, और सीक्वेंशियली पढ़ने में फायदा ये मिलेगा कि हर टॉपिक का एक कनेक्शन मिलेगा आगे और पीछे वाले टॉपिक से, तो ये आपका बेनिफिट होगा। तो magnetbrains.com पर कैसे आप वीडियोस देख सकते हो, www.magnetbrains.com पर जाएं, आपको ऐसे IIT JEE के सेक्शन में जाना है, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, मेरे लेक्चर यहां पर मिलेगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे आपको पूरे टॉपिक वाइज लिस्टिंग आएगा, यहां चैप्टर का लिस्टिंग आएगा, चैप्टर के बगल में एक प्लस साइन होगा, प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो पूरे टॉपिक का लिस्टिंग आएगा। जब आप किसी भी टॉपिक पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का वीडियो प्ले होगा, तो पूरी प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, पूरा टॉपिक सीक्वेंस में दिखेगा, और फिर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा इस तरीके का वीडियो देखने को मिलेगा, पूरा इस तरीके का वीडियो चलेगा। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही स्मूथ वीडियो चलता है, और इस तरीके से आप पूरा कोर्स, अपना पूरा कंप्लीट पैकेज यहां पर देख सकते हो। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE पर आपको पता है JEE के अलावा नीट की प्रिपरेशन चल रही है, जहां पर आपको बायो का, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के एक्सक्लूसिव अलग से लेक्चर्स मिलते हैं, जो नीट के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। साथ में JEE की तो तैयारी चल ही रही है, केमिस्ट्री का लेक्चर आपको बैक टू बैक मिल रहा है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का लेक्चर भी आपको मिल रहा है, जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना सिर्फ चैनल पर बल्कि magnetbrains.com पर भी। इसके साथ पूरा कंटेंट, चाहे DPP हो, चाहे इंपॉर्टेंट MCQs हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, उसके अलावा आपका वन शॉट, उसके अलावा आपका पूरा लाइव क्लास में जो कि डाउट्स होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस बिल्कुल लाइव, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इतना ही नहीं, इवन टेस्ट सीरीज भी आपको सारी चीजें मिलती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर भैया अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो, साथ ही बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने ग्रुप से तुम्हारे व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर जितने कॉन्टैक्ट से, सबको जाकर लिंक शेयर करें, और वीडियो को भी शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट के चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।